नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 14 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम है। आज लास्ट दिन एग्जाम है MTS का। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में GK GS इंग्लिश के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं हर दिन की भांति आज भी इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर के मॉनिटर के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले जिन भाई बंधुओं ने मुझे क्वेश्चन सेंड किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इनका नाम है खुशबू ठाकुर, ये दिल्ली से हैं। इनके अलावा नीवा, एक बच्चे का नाम अमितेश मौर्य, सोनू जी, विशाल, ललित, रमेश, सोनम मावी, राकेश, मनीष, चंदन, रमेश, दिवाकर, अभिषेक, ये सारे के सारे बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आपका क्वेश्चन देने में कष्ट किए हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। पहला एक प्रश्न पूछा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य में क्या ऐड किया गया। दोस्तों सब दिन बताते आए कि पहले 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में ऐड किया गया। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, है ना, फिर बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत क्या होती है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उन माता पिता का कर्तव्य है। ठीक है भाई, और यही बात उस बच्चे के लिए फंडामेंटल राइट भी है ना। वही बात मतलब सेम अमेंडमेंट 2002 के द्वारा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और व्यवस्था बनाया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा लेना, गौर फरमाएंगे लैंग्वेज पे, निःशुल्क शिक्षा लेना। अब शिक्षा कौन ले रहा है? वो बच्चा ले रहा है, तो उसका फंडामेंटल राइट है। और इस प्रकार के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कराना या दिलाना ये उन पेरेंट्स का फंडामेंटल, है ना, ड्यूटीज है। तो दोनों बात बना था मतलब 2002 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट वाली बात है ये आर्टिकल 21A में रखा गया है, जबकि फंडामेंटल ड्यूटी जो 10 से बढ़ के 11 हो गया तो एज इट इज आर्टिकल 51 के A के 11वां स्लॉट में रखा गया है। ठीक है भाई, दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2002 में जो आपका शिक्षा से संबंधित वो मौलिक कर्तव्य बढ़ गया तो 10 से बढ़ के 11 हो गया, ये तो अंडरस्टूड है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य भाग 4 के A में रखा गया है और आर्टिकल 51 अभी आपने देख ही लिया, रसिया के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे मूल संविधान का भाग था क्या, तो नहीं था, क्योंकि आप तो जानते ही हमसे ज्यादा भैया 1976 में आया तो मूल संविधान का भाग कैसे होगा। इसके अलावा UPSC का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हर एक बंदे का ड्रीम है ये, है ना, हर एक बंदे का ड्रीम है और ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है भैया UPSC, है ना, लेकिन करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। अब कहोगे कि आप क्यों नहीं कर लेते, मेरी एज ही नहीं है और जो है अब मेरी इच्छा नहीं है भाई। इसके अलावा भारत में लॉर्ड कार्नवालिस को जो है सिविल सेवा का जनक कहा जाता है इंडिया में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सिविल सेवा की शुरुआत इंडिया में कौन किया, देखिए जो लॉर्ड कार्नवालिस है ये सिविल सर्विस पे ज्यादा ध्यान देके उसे रिजुविनेट कराया, आप कह सकते हैं कि पुनर्जीवित किए, इसीलिए जो है इसी सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। लेकिन कभी जनरल का माइंड फिर गया और आपसे पूछे कि भारत में सिविल सर्विस की नींव किस अंग्रेज गवर्नर के काल में रखा गया था, तो आपको वारेन हेस्टिंग्स टिक करना होगा, तभी आंसर सही होगी। ठीक है भाई। इसके अलावा UPSC की स्थापना जो है पूर्ण रूपेण 1926 में हुआ था। इनका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? जहां राजधानी रहेगी दिल्ली में है। डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष हैं, है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। अच्छा, UPSC में कितने सदस्य होते हैं, है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर रहा मेरे तरफ से, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 316 के अनुसार UPSC के सभी सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। देखिए 316 में भी पार्ट बनाए गए हैं, तो आप 316 का 1 कर लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग जो है UPSC के ऑल मेंबर्स की नियुक्ति जो है भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि एक तरीके से गरिमा का सवाल है। इससे सिलेक्टेड बच्चा IAS बनेंगे,
करेंगे और इसकी नियुक्ति मैं मुख्यमंत्री से करा दूं तो फिर दिक्कत है ना भाई, इसीलिए प्रेसिडेंट से कराया जाता है। इसके अलावा 1867 में अमर जीवन के लेखक कौन है? देखिए इसका नाम है अमर जीवन। अमर जीवन इस प्रकार का टाइटल है, क्योंकि ये बंगाली भाषा का टाइटल है, मेरा लाइफ मेरा जीवन। जैसे आपने मेन कैंप क्या है, ये भी जर्मन भाषा में इसी प्रकार का अर्थ देता है। मेन कैंप भी है ना भाई, जो हिटलर का है। तो उसी प्रकार से एक अमर जीवन है ना, ये आपका रास सुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया है, जो इनके ऑटोबायोग्राफी है। और इनको देख के चौंकना नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया, CHSL में भी पूछा गया था। ठीक है, अमर जीवन। ठीक है, तो ये रास सुंदरी देवी हो जाएगा, बंगाल की रहने वाली है। इस पुस्तक के बाद में अनुवाद जो है एनाक्षी चटर्जी के द्वारा किया गया था। मीनाक्षी नहीं, एनाक्षी है, एनाक्षी चटर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक एक और इसी प्रकार का नाम है बंदी जीवन। ये था आपका अमर जीवन, एक है हमारा जी बंदी जीवन। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र सान्याल है। ये सचिंद्र सान्याल को आप क्यों जानते हैं? एक तो आप जानते हैं इनके लिए सबसे पहले HRA के लिए जानते हैं। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे HRA का मतलब है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो 1924 में आया था। इसके अलावा PT उषा 2022 में किस संस्था की अध्यक्ष बनी है? 1 लाख दिन बताए भैया कि ये पहली बार कोई महिला जो है भारतीय ओलंपिक संघ IOA है ना, इनके अध्यक्ष के रूप में चुनी जा रही है। तो ये क्वेश्चन धूम मचाएगी। CHSL में भी आया, CGL में भी आया, MTS भी जाते जाते कहा हमरे में नहीं आओगे क्या, तो आ जाओ भाई, तो आ गया है ना। तो ये भारतीय ओलंपिक संघ में की जो है अध्यक्षा बनी थी आपका कौन? PT उषा, पिछले साल 2022 के अंदर। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष भी PT उषा ही बनी थी, तो और ज्यादा जो है क्वेश्चन आने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में हुई थी। इनका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। देखिए एक SAI साई, भगवान साई राम वाला साई नहीं है, ये साई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला साई है। इसकी स्थापना अभी CGL 18 जुलाई को जो हुआ था, इसमें पूछा गया था, 1984 में हुई थी। ये भी जो है खेल को ऑर्गेनाइज कराने वाली बॉडी है इंडिया के अंदर, है ना। नाम से ये स्पष्ट है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। इसके अलावा PT उषा को क्या कहते हैं? उड़न परी कहा जाता है, खेल जगत का उड़न परी कहा जाता है, पायोली एक्सप्रेस कहा जाता है, गोल्डन गर्ल कहा जाता है, गोल्डन गर्ल कहा जाता है। तो गोल्डन भाई बॉय किसे कहा जाता है? तो नीरज चोपड़ा को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा है, अटला तड्डी किस राज्य में मनाए जाने वाली प्रमुख त्योहार है? अटाला टड्डी, इस प्रकार से ड संजुक ददुगीकार, है ना, अटाला टड्डी। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है अटाला टड्डी। ये क्या होती है? लाइक करवा चौथ होती है आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर लाइक करवा चौथ होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी फर्क है करवा चौथ और इस त्योहार में। क्या फर्क है दादा? जैसे करवा चौथ क्या करता है, जो सुहागन महिला होती है वही कर सकती है, मतलब जिनकी जो शादीशुदा है। लेकिन ये त्योहार जो है शादीशुदा महिला के साथ साथ अविवाहित लड़कियां भी करती है, अच्छे पति की प्राप्ति के कामना से। और जो शादीशुदा है वो अपने पति की लंबे उम्र की कामना से करते हैं करवा चौथ, है ना। तो इनको कहते हैं अटला टड्डी। कहाँ पे होते हैं? आंध्र प्रदेश के अंदर होते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा कंचौथ फेस्टिवल ये कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर के अंदर। ये भी करवा चौथ के जैसा ही है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो बोनालू बतुकम्मा है, ये तेलंगाना की प्रमुख त्योहार है, इसे भी ध्यान रखेंगे। देखिए मुझे हंसी इसलिए आ गई थी कि करवा चौथ के ऊपर व्हाट्सएप पे एक जो है जोक आया था, वही याद आ गया, आप लोग भी पढ़े होंगे। इसके अलावा प्लेस ऑफ इल्यूजन्स के लेखक कौन है? तो प्लेस ऑफ इल्यूजन्स के लेखक जो है चित्रा बनर्जी है, चित्रा बनर्जी है, तो इनको याद रखेंगे। चित्रा बनर्जी की अन्य पुस्तक में आएंगे तो सिस्टर्स ऑफ माय हार्ट, है ना। इसके अलावा द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेज, इसके अलावा क्वीन ऑफ ड्रीम्स, अरेंज्ड मैरिज, द लास्ट क्वीन, ये सभी के सभी चित्रा बनर्जी की अमर कीर्ति में से हैं। कल से और आज तक मैं देख रहा हूँ ऐसे राइटर के किताब पूछे जा रहे हैं जो कभी एक जमाने में काफी फेमस रहे। तो जैसे कल आपने अमृता प्रीतम की किताब पूछ लिया था। एक प्रश्न आपसे पूछा जा
जा रहा है एन राजन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये वायलिन से भाई एन राजन। कोलार किस लिए प्रसिद्ध है, अब रॉकी भाई को बोल के बताया था केजीएफ वाला रॉकी भाई, है ना, तो ये आपका सोना से है। कोलार गोल्ड फील्ड इसका नाम ही है केजीएफ पिक्चर का, जो कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर है। जितना चीज यहाँ पे आप एक सब्जेक्टिव टाइप से लिखा हुआ देख सकते हैं, कल मैंने डॉट मैंने पॉइंट पॉइंट में बताया था, इसी को एक ही जगह लिख लिया क्योंकि भाई है ना, सब दिन कल भी तो यही बताया था, अभी लेटेस्ट पीडीएफ में तो होगा ही। कोलार सोने के लिए कर्नाटक में है, मलाजखंड तांबे के लिए एमपी के अंदर है, खेतरी तांबा के लिए राजस्थान में है, जादूगोरा यूरेनियम के लिए झारखंड में है, सिंहभूम लोहा के लिए झारखंड में है, झरिया कोयला के लिए झारखंड में है, कोरवा कोयला के लिए छत्तीसगढ़ में है, पन्ना हीरा के लिए मध्य प्रदेश में है, नेपा नगर अखबारी कागज के लिए एमपी में है ना, तो ये सब जरूर ध्यान रखेंगे। मकराना संगमरमर राजस्थान में है, देगाना खान में आपको टंगस्टन मिलेगा। टंगस्टन का संकेत कई बार एग्जाम में मैंने आते देखा है, डब्लू होता है जो आपको राजस्थान में मिलेगा टंगस्टन। और टंगस्टन से आपने एक चीज और याद रखना है कि बल्ब की फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और इसकी जो गलनांक होती है ये 3500 डिग्री सेल्सियस से भी हाई होती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है पूछा गया है, कन्याकुमारी में है, चेन्नई में स्थित है ना। इसके अलावा रॉक मेमोरियल का निर्माण कौन करवाया था, यही विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तो लगभग 6 से 7 साल कठोर मेहनत के बाद एक नाथ रामकृष्ण रानाडे ने इसकी नींव रखी थी। इसके अलावा चंडीगढ़ के रॉक गार्डन एक इसी प्रकार का है जो अपशिष्ट से बनाया गया है, तो ये आपका नेकचंद के द्वारा बनाया गया है रॉक गार्डन, पत्थरों की गार्डन। इसके अलावा प्रसिद्ध बेलूर मठ कहाँ पे है, कोलकाता में है, विवेकानंद साहब से जुड़े हुए स्थल है बेलूर मठ, है ना। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना भी विवेकानंद ने ही किया था। शिकागो में 1893 में ऐतिहासिक हिंदी में भाषण विवेकानंद ने ही दिए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है। आज जो है आपसे आंकड़ा पूछा है कि बिहार में जनसंख्या घनत्व कितनी है, ये आपसे पूछ लिया है। देखिए बिहार की जनसंख्या घनत्व आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा 1106 है ना। इसके अलावा जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश में आएंगे या फिर ओवरऑल इंडिया में सबसे अधिक डेंसिटी किस जगह की है, तो आप दिल्ली मारेंगे, क्योंकि दिल्ली में ऐसा भाई पॉपुलेटेड हो गया है दिल्ली कि आपको खड़े होने की जगह नहीं है। सबसे ज्यादा दिल्ली पॉपुलेटेड है पूरे इंडिया में, 11,320 दिखाया है, अब तो हमारे ख्याल से 17, 15, 20 हजार हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा जो अगला है हमारा, अगर सबसे कम घनत्व यूटी में बात करेंगे तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46 व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते हैं। इसके अलावा अगर राज्य में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा डेंसिटी आपका बिहार में, ये आंकड़ा 2001 में पश्चिम बंगाल के पास था, हालांकि दोनों नजदीक ही हैं, दोनों भाई बंधु। इनके अलावा सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश में है, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है देवांग घाटी, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन भी है इंडिया का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा सॉरी जनसंख्या घनत्व में सबसे कम घनत्व, अब 1 किलोमीटर में हो सकता है कि 2 आदमी रहता हो। इसके अलावा इनमें से कौन सा मनी का कार्य नहीं है, जो मुद्रा है, मुद्रा का कौन सा कार्य नहीं है भाई। मुद्रा का तो बहुत सारे कार्य है भाई, जो भी आजकल जो भी लोग कुछ भी कर रहे हैं ना, उनका सबसे प्रायोरिटी फर्स्ट लक्ष्य है मुद्रा भैया, ये मैं मजाक के लिए बोल रहा था। इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखेंगे तो मुद्रा का प्रमुख कार्य है संचय, खरीद, संचय होता है, मूल्य का संचय करना, खरीद करना, मूल्य का मापन का विधि है, विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का हस्तांतरण भी है, ये सभी मुद्रा के कार्यों में आ जाएंगे। देखिए एक विनिमय होता है कि एक वस्तु तुम दो और एक वस्तु मैं दूं, है ना, लेकिन विनिमय तो आप मुद्रा से भी करते हो ना, कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा तुम मुझे पेट्रोल देना, है ना भाई, तो ये भी तो एक वस्तु ही है ना, तो ये विनिमय का माध्यम है। इसके अलावा जी कृष्ण कुमार निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष हैं, ये आपसे पूछा है, या फिर इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा है कि बीपीसीएल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये जो है जी कृष्ण कुमार साहब है, बीपीसीएल के जो है वर्तमान अध्यक्ष जी कृष्ण कुमार साहब हैं, ठीक है भाई। अभी मैं आपको बता दूं जो आपका ओएनजीसी है, बीपीसीएल है, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाला, इसके अलावा बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, सीआईएल हो गया मतलब कोल इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा
सेल भेल गेल भी हो गया, ये सभी के सभी महारत्न कंपनियों में से हैं। ध्यान रखेंगे महारत्न कंपनी क्या होती है, नवरत्न कंपनी क्या होती है, मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा इस अक्टूबर 2022 में चुना गया था किसे, जी कृष्ण कुमार साहब को। अब डीआरडीओ के जो है उसी समय चुना गया था, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। 2022 में डीआरडीओ के अध्यक्ष में भी रूपांतरण देखने को मिला है ना, जो जी सतीश रेड्डी साहब के स्थान पे समीर बी कामत साहब जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं। उसी समय नहीं, सोमनाथ साहब बाद में बने हैं, सोमनाथ साहब पहले बने, माफ कीजिएगा। तो सोमनाथ साहब इसरो के हैं, है ना। इनके अलावा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, सब दिन बताते आए हैं तीनों पुरस्कार की ईस्वी। देखिए एक ना एक दिन ऐसा दिन आएगा कि एग्जाम में आ जाएगा, है ना। तो 1961 है ना भाई, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। ये खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 2022 में यह 25 खिलाड़ियों को दिया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, अर्जुना अवार्ड। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इंडिया में खेल के क्षेत्र में दी जाने वाली यह सर्वोच्च पुरस्कार है ना। इनको जो है 1991 में शुरुआत किया गया था। 1992 में सबसे पहले ये विश्वनाथ आनंद साहब को दिया गया था, जो शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर है हमारे इंडिया की तरफ से। इसके अलावा इस खेल का नाम इस अवार्ड का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है, जैसा कि आप जानते हैं। और 2022 के लिए यह शरद कमल को इकलौते स्टार को दिए गए हैं जो टेबल टेनिस खेलते हैं, और CWG 2022 के अंदर 4 पदक अकेले जीत लिए थे। इसके अलावा 2021 के लिए भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को मैंने पूछते देखा एग्जाम में, तो बताइएगा 12 खिलाड़ी को दिया गया था, जिसमें से 10 आपके ओलंपिक से या फिर पैरा ओलंपिक दोनों मिला के थे, और 2 में एगो मिताली राज, एगो सुनील छेत्री, यानी 12 को खिलाड़ी को पिछले साल दिया गया था। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार में क्या फर्क है, ये भी बड़ा पुरस्कार है, लेकिन क्या फर्क है, तो ये सिर्फ कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है। 1985 में स्टार्ट करा गया था। इस बार भी कई सारे प्रशिक्षक को दिया गया है, दिनेश जवाहर लाल है, सुजीत मान है, कमर अली है, इन सबको दिया गया है। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, काफी इजी क्वेश्चन, तो असम का है। इस नृत्य को शुरू करने का श्रेय वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है। सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे आधुनिक है, इसे 2000 में जो है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा है ना वो दिया गया था, क्या बोलते हैं, लाइसेंस, संगीत नाटक अकादमी, इनके द्वारा जो है आपको इनको प्रमाणित किए गए थे कि ये भी शास्त्रीय नृत्य है। ये शास्त्रीय नृत्य आपके भक्ति आंदोलन से प्रेरित हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा निम्नलिखित में से तबला वादक कौन है, ऑप्शन में आपका जाकिर हुसैन साहब दिया गया था, यही राइट आंसर हो जाएगा। अल्लाह रखा जी के पुत्र हैं जाकिर हुसैन साहब। 2023 में अभी आपका पद्म विभूषण 6 आदमी को दिया गया है, तो एक आदमी जाकिर हुसैन साहब है, मुलायम सिंह यादव है, बालकृष्णा है, इसके अलावा महालोविश है, ये सब जो है 6 में से एक जाकिर हुसैन साहब भी है, कहने का मतलब। भारत में प्रमुख तबला वादक जाकिर हुसैन साहब, अल्लाह रखा साहब, फयाज खान, सुखविंदर सिंह, विजय घाटे, लच्छू महाराज। देखिए दोस्तों, अब कल से एग्जाम खत्म हो रहा है, इसका मतलब मैं पढ़ाना खत्म नहीं कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीरीज जरूर लाऊंगा। एक आध दिन में पहले जो 3 या 4 वीडियो जो पहले मेरे पिछले सीरीज का बाकी है उसको मैं क्लियर करूंगा, है ना। तो उसके क्लियर करते ही मैं आपको लोगों से एक पोल के माध्यम से अपना जो है मत जानना चाहूँगा आप लोगों का। मेरे पास 3 एग्जाम की प्रायोरिटी है, GD है, CPO है, और आपका एक और कौन सा आ रहा है भाई, GD CPO, और एक और आ रहा है ना, GD है, CPO, अच्छा दिल्ली पुलिस है। इन तीनों के लिए मैं वोट करूंगा, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे होंगे पहला उसकी क्लास चालू होगी, हालांकि तीनों की होगी, क्योंकि GD और CPO दोनों को मैं एक ही साथ लेके चलूंगा। GD में सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें हिंदी अलग से पूछ लिए जाते हैं, तो वो तो बात की बात है ना। तो मैं अब जल्दी करने वाला हूँ घोषणा, तो आप लोग जो है बने रहें और पढ़ाई अपनी जारी रखें। मैंने बार बार यही बताया है कि जो बच्चे सिर्फ एग्जाम के समय पढ़ते हैं उनसे सिलेक्शन बहुत दूर है जी, है ना, उनसे सिलेक्शन बहुत दूर है। जो बच्चे नियमित पढ़ते हैं, और मुझे कल एक बच्चे का बात भी बहुत अच्छा लगा कि कोई आदमी सिर्फ ये चाहता है कि मैं 4, 5, 10 वीडियो देख लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता। टीचर चाहे कितना भी अच्छा हो, कहीं से भी आप पढ़ते हो, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगी। मैंने आपको बताया है कि वीडियो देखिए, है ना। और ये भी कोई अगर आज के ज़माना में कहेगा कि सिर्फ लूसेंट पढ़ने से मेरी नौकरी लग जाएगी, तो ये भी संभव नहीं है।
कतई संभव नहीं है। ये आपके सामने जो प्रश्न आया है इसमें कितने प्रश्न लूसेंट की है कोई मुझे बता पाएगा? मुश्किल से 20%। ठीक है, तो 20% में आपकी सिलेक्शन नहीं होनी है जी, है ना। आपको जो है जमाने के साथ चलना है, तो मीडिया को तो भूलना नहीं होगा। हालांकि मीडिया बहुत दुखदाई भी है और बहुत सुखदाई भी है, इसको जैसे यूज करें वैसा आपको फायदा करता है। इसको कोई बंदा जो है भर दिन अनर्गल में ही यूज करता है तो दुखदाई है उनके लिए, आप पढ़ने के लिए यूज करते हो तो आपके लिए सुखदाई है। तो ऐसा नहीं है कि ये बुरा चीज है, लेकिन इतने भी नहीं। तो मैंने आपको बताया कि वीडियो के साथ साथ आप मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट तो नियमित लगाएं, आपको इससे प्रेशर रिलीज होता है, आपको टाइम का पता चलता है और अपनी स्थिति की पता चलती है कि मैं किस पानी में खड़ा हूं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एक मैगजीन मैं जैसा आपको सजेस्ट करूंगा, हिंदी भाषी के लिए सामान्य ज्ञान दर्पण, अंग्रेजी भाषा के लिए प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, ये दोनों मैगजीन जो है ऑथराइज्ड मैगजीन है। ये मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं दादा, मैंने भी पढ़ के भरा हुआ है इसी को, इसीलिए मुझे फायदा हुआ, इसीलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये आप मासिक मैगजीन पढ़ सकते हैं, या फिर मैंने अभी क्या बताया मॉक टेस्ट लगाए, मैगजीन पढ़े। और जो भी वीडियो जो भी टीचर से आप पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि मेरे से ही, जहां से भी आप पढ़ते हैं अच्छा कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 5 घंटे की क्लास है और निष्कर्ष निकला कि कभी बिरले ही एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, तो वो आपको किसी काम के नहीं है, आपको टाइम पास करवा रहा है। तो ऐसे टाइम पास से दूर रहे, जो कंटेंट अच्छा देता है। आप भी अब भाई युवा अवस्था में आ गए हो, ग्रेजुएशन पास कर गए हो, तो आपको तो खुद ही इतनी समझ होती है ना कि कौन सी चीज हमारे लिए है, कौन से अच्छा है, कौन सी बुरा है। ठीक है, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप खुद ही जानते हैं। तो कम से कम मॉक जरूर लगाए, एक मैगजीन मासिक रूप से मतलब मासिक वाला जरूर पढ़े हर महीना, और उसके साथ ही हमारी कंटेंट देखिए, हमारी नहीं जिसके और भी पढ़ते हैं आप देखिए, अब तब जाके आपको जो है ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है भाई। तो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था, ये एक प्रश्न पूछा था। देखिए मैं हर दिन बताया कि जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ था उसकी सबसे बड़ी रिजल्ट क्या हुई भाई, तो जो हमारी शासन व्यवस्था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चलाता था, ये वाला शासन व्यवस्था उठ के जो है चला गया कहाँ पे, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, है ना। ब्रिटिश राजा या रानी, जो भी क्राउन मतलब वहाँ पे जो ताजपोशी में रहते हैं, जो भी आपके मतलब उस समय जिसके माथे पे ताज होते हैं, जरूरी नहीं कि खाली रानी ही होगा, जैसे अभी राजा है। अभी ब्रिटेन के राजा कौन है भाई, चार्ल्स थर्ड है। कौन है भाई, चार्ल्स थर्ड अभी ब्रिटेन के राजा हैं, जब से महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हुई है। ठीक है भाई, तो इनके अधीन चला गया। ठीक है, और क्यों गया था ये भी बताया था। 1857 के विद्रोह का एक अहम रिजल्ट है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाला कारतूस। 10 मई 1857 को मेरठ से आग भड़का था। मंगल पांडे जी 34वें रेजिमेंट के जो है सिपाही थे। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, फिर से रिपीट किया गया है, बेग है, विस्थापन है ना, कोणीय बेग है, संवेग है, ये सब क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा, है ना। इसके अलावा जो भी मात्रक वाले जैसे दूरी है, समय है, ये सब अदिश हो जाएगा। इसके अलावा मानव शरीर के कार्बोहाइड्रेट के रूप में कैसे मतलब किस रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा रहती है। अरे भाई 100 दिन बताया कि वसा का संचयन और ग्लूकोज का संचयन ग्लाइकोजेन के रूप में, है ना, ग्लाइकोजेन के रूप में करता है। कौन करता है भाई, यकृत करता है, हमारी लीवर करती है। ये वाली प्रश्न, ये वाली एक्स्ट्रा फैक्ट किस प्रश्न में आया था मुझे ये भी याद है, जब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। यहीं पर मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है अबटू ग्रंथि, जिसे थायराइड। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय होती है, पंक्रियाज होती है। अब मिश्रित ग्रंथि क्या होती है मैंने ये भी बताया था, जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों का काम करता है, उसे मिश्रित ग्लैंड कहा जाता है ना, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। तो सबसे बड़ा अंतःस्रावी अबटू, सबसे बड़ी खाली ग्रंथि कहेगा तो लीवर, और सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि कहेगा तो अग्नाशय। ठीक है, तो उसी में ये फूट के आया था कि लीवर जो है स्टोर कर सकता है वसा और ग्लाइकोजेन को। ग्लाइकोजेन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का अपरूप है ना। वही ग्लाइकोजेन जब विखंडित होगा तो ग्लूकोज बनेगा, जो हमारे शरीर में लाइक ईंधन का काम करता है। किसका काम करता है भाई, ईंधन का काम करता है। स्कूटी आप खड़ा कर लो, अब पेट्रोल नहीं डालोगे तो क्या चलेगा ये स्कूटी, तो नहीं चलेगा ना, है ना। तो इसी प्रकार से ग्लूकोज हमारे शरीर में ईंधन का कार्य करता है भाई, तो यहाँ पे ग्लाइकोजेन हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके अलावा मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में स्टेट रहता है। अच्छा, एक प्रश्न इसी से मिलता जुलता पेड़ पौधे से भी है कि पेड़ पौधा जो है नाइट्रोजन का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं, तो आप बताइएगा नाइट्रेट के रूप में करता है। किस रूप में करता है, नाइट्रेट के रूप में करता है पेड़ पौधे नाइट्रोजन का इस्तेमाल।
इसके अलावा शरीर में ग्लाइकोजन यकृत में स्टोर होती है, लेकिन कभी कभार जो आपका कंकाल होता है मांसपेशियां की, उसमें भी जो है ये थोड़ी मात्रा में स्टोर हो सकती है। मानव शरीर में ऊर्जा देने का कार्य कार्बोहाइड्रेट और वसा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है आपकी 1 ग्राम में 4.2 कैलोरी दे सकते हैं, और वसा जो है 9.2 कैलोरी के समथिंग ऊर्जा जो है बर्न होने के बाद देती है। गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा में बिताने की सलाह किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए, 1915 में 9 जनवरी को लौटे। प्रवासी भारतीय दिवस इन्हीं के लौटने के दिन पे हम सेलिब्रेट करते हैं। इस बार हमने इंदौर में सेलिब्रेट किए हैं, जहां पे मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति आए थे। ठीक है भाई। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह 1917, खेरा सत्याग्रह 18, अहमदाबाद आंदोलन 18, असहयोग आंदोलन 1920, बेलगांव कांग्रेस में अध्यक्षता संभाले थे 1924, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, दांडी मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, पूना पैक्ट होगा 1932। ये सभी के सभी गांधी जी से संबंधित जो है डेट हैं और उनके कृत्य हैं। इनके अलावा अवसादी चट्टान सिलेट सैल था ये, ठीक है, सैल है ये, सैल है ये। अवसादी चट्टान सैल से कौन से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है? तो सैल से स्लेट बनता है, ठीक है, सैल से स्लेट बनता है। अब देखिए अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक चट्टान, ये सभी के सभी मैं आपको बता चुका हूं भैया। तो ये आपका देखिए जो आपका बलुआ पत्थर है ना, मेटामॉर्फिक चट्टान में संगमरमर आ जाते हैं, जो रूपांतरित चट्टान के अंतर है, अपना हिंदी में कहे, है ना। तो बलुआ पत्थर, इसके अलावा चूना पत्थर, लिग्नाइट कोयला, और अभी आपने देखा सेल, ये सभी के सभी क्या है? हमारा अवसादी चट्टान है। जब ये अवसादी चट्टान का रूपांतरण होता है, कायांतरण होता है, तो बदल जाते हैं इनके फॉर्म, और फिर बदल जाते हैं बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, ठीक है, चूना पत्थर संगमरमर में, लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट कोयला में, और सेल अभी अभी आपने देखा कि स्लेट में बदल जाता है। तो जरूर ध्यान रखें इसको, है ना भाई। कायांतरण से बदलता है, रूपांतरण में, और अलग अलग चीज अलग अलग चीजों में बदलती है। जैसे बलुआ पत्थर बदल जाती है क्वार्टजाइट में, है ना, आपका चूना पत्थर संगमरमर में, लिग्नाइट कोयला को हम एंथ्रासाइट जो कोयला का हाई क्वालिटी है इसमें बदल जाती है, और सेल बदल जाते हैं स्लेट में, ध्यान रखेंगे। तलवारबाजी प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? फेंसिंग कहते हैं, असी क्रीड़ा कहते हैं। देखिए तलवार वाला जो हमारा मार्शल आर्ट है वो मणिपुर में भी है, थांगटा है, लेकिन ऐसे तलवारबाजी प्रतियोगिता में डुप्लीकेट तलवार का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, आदमी को कुशल बनाया जाता है। भारत में जो है महिला का नाम है भवानी देवी, जिन्होंने तलवारबाजी में क्वालिफाई करी थी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा ब्यूटी फॉर एसेस एडम आया है। तो ब्यूटी फॉर एसेस ईडियम का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिस्टोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिस्टोरेशन होता है। ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, कभी कभार, है ना, पूर्णिमा का चांद नहीं बोलते, तुम तो गुल्लर का फूल हो गया यार, है ना, तो ये ब्लू मून हो गया। इसके अलावा लीप एंड बॉन्ड, इसका मतलब होता है वेरी फास्ट, जैसे आप लोगों की तरक्की लीप एंड बॉन्ड्स हो भगवान करे, तो ये वेरी फास्ट होता है। इसके अलावा बीट अबाउट द बुश, 4 दिन से पूछ रहे हैं एट आर्म्स लेंथ, बीट अबाउट द बुश, पता नहीं क्या मिल रहा है, लगता है वो लोग भी घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बीट अबाउट द बुश मतलब राउंड अबाउट मैनर्स होता है, घुमा फिरा के बात करना, कोई बात बताना है, मुद्दे पे नहीं आना। पहले जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पटना से दरभंगा पहुंचना है तो सीधे सीधे नहीं पकड़ेंगे, पहले पटना से बनारस जाएंगे, फिर बनारस से जो है गया जाएंगे, वहां से दरभंगा जाएंगे, ऐसा कुछ है ना, दो राउंड अबाउट मैनर में घुमा फिरा के बात करना। इसके अलावा फ्लंज सिनोनिम्स आया था, जंप्स फॉल फूस होगा, ये अलग अलग चीजें भाई, गिरना भी हो सकता है, ढकेलना भी हो सकता है ना। इसके अलावा एक आपका एरर डिटेक्शन में आया था, ये बच्चा लिखाया, इनका नाम जो है, एक सेकेंड रुकिएगा, इसका नाम लेके आता हूँ। ये है जी कौशल कुमार, इन्होंने फोन करके क्वेश्चन दिया था, मैं इनका नाम नहीं बता पाया, माफ कीजिएगा भैया। ये कौशल कुमार है राजस्थान से, ठीक है, कौशल जी राजस्थान से। इन्होंने ये एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चन आज लिखा है, ठीक है भाई। एरर डिटेक्शन में लिखा है कि राम विल बी गो टू द इंग्लैंड, एरर डिटेक्शन का सवाल है। आप लोग मुझे बताएं कि विल बी जब लगाओगे, मॉडल प्लस बी जब लगाते हो, मॉडल वर्ब प्लस बी लगाते हो, तो इसके बाद हमेशा फिक्स है वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो यहाँ पे मॉडल प्लस भी के बाद ये वर्ब का पहला फॉर्म क्या कर रहा है, या तो इसे गोन करें,
है ना, गो वेंट गोन होता है ना भाई, उसी प्रकार से इसे गोन करना पड़ेगा, राम विल बी गोन टू द इंग्लैंड, इस प्रकार से सही है ना। तो यही आपका एरर डिटेक्शन है। अब जो बच्चे न्यू कॉमर है, सबसे पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ने की जब भी आप स्टार्ट करें अपनी इंग्लिश ग्रामर सीखना, तो सबसे पहले आप एक्जुलरी वर्ब और मॉडल वर्ब में अंतर जरूर पूछ लें। आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर की क्वेश्चन बस इतनी जानकारी से बन जाती है भाई, ठीक है भाई। ये मैं कई दफा इस चीज को देखा हूं, है ना। इसके अलावा एक हमारा है मेनक्लेड का इंटोनेम्स आया है, तो लूज हो जाएगा। मेनक्लेड मतलब होता है बॉन्ड करना, होस्टेज टाइप से हो जाता है, तो लूज हो जाएगा, छूट देना, अनबॉन्ड करना, फ्री करना, लिबरेट मतलब स्वतंत्र करना, इस प्रकार से हो जाएगा। तो दोस्तों आज के ये फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए, अच्छा एक बच्चा एक क्वेश्चन और मैं जैसा देख पा रहा हूं, एक क्वेश्चन और जैसा बता रही है, सादिया सारी से क्वेश्चन आया है, सादिया सारी से क्वेश्चन आया है। तो बताइएगा कि ये जीआई टैग को लेकर के आया था कि ये फिर कहां से आया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है एक, है ना। अब तो कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, है ना। मिलेंगे हम जल्द ही नए सीरीज के साथ, तो कोई भी पढ़ाई अपना जो है छोड़िएगा नहीं और जुड़े रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।